ऑस्ट्रेलिया व हार्वर्ड और पुणे से पढ़कर लौटे स्वरित को नाम में अपने पुरखों का सफीपुर इतना भा गया कि वो यहीं के होकर रह गए। ऑस्ट्रेलिया में उसी यूनिवर्सिटी में स्वरित ने अपनी पढ़ाई पूरी की, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पढ़े थे। अखिलेश यादव की विकासवादी सोच से प्रभावित हो स्वरित राजनीति के क्षेत्र में उतरे हैं। राजनीति में उनके रोल मॉडल भी अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव की प्रेरणा और अपनी माटी से प्यार होने की वजह से बीते कई सालों से सफीपुर को संवार रहे स्वरित अब चुनाव के मैदान में हैं। स्वरित पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जबरदस्त फैन हैं। बीते दिनों जब अखिलेश यादव चुनावी यात्रा के दौरान सफीपुर आए तो उन्हें ये नौजवान यानी स्वरित चौधरी इतना भा गया कि उसे बस पर सजे मंच पर बुलाकर न सिर्फ हौसला बढ़ाया बल्कि पढ़े लिखे नौजवानों को आगे बढ़ाने का संकेत दे गए। पहले पुणे, फिर ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद हार्वर्ड की पढ़ाई के बाद सुनहरा भविष्य उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन वो जिस मिट्टी के बने थे उसे सिर्फ गांव की मिट्टी ही रास आ रही थी। एक तरफ चमचमाता जगमगाता सुविधाओं से भरा संसार था तो दूसरी ओर अपना गांव, अपनी जमीन, अपने खेत, अपने लोग खड़े थे। इन सब के बीच उन्नाव के सफीपुर के एक गांव से ऑस्ट्रेलिया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक अपने हौसलों की उड़ान भरने वाले नौजवान स्वरित ने अपने सफीपुर, अपने गांव को चुना। स्वरित चाहते तो ऑस्ट्रेलिया या मुंबई में अपनी पढ़ाई और योग्यता के बलबूते पर करोड़ों के पैकेज पर शानदार जीवन जी रहे होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्नाव में अपने सफीपुर को संवारने के लिए वो करोड़ों के पैकेज वाली नौकरी और ऐश्वर्य भरी जिंदगी ठुकरा कर अपने गांव चले आए। स्वरित ने बीते सालों में सफीपुर में युवाओं ही नहीं बच्चों की आंखों में भी सुनहरे भविष्य के सपने सजाए। सफीपुर के बड़े बुजुर्गों को भरोसा हो गया कि दूसरे का हित देखने वाला आज के स्वार्थी संसार में सिर्फ और सिर्फ स्वरित ही है। एक दलित नौजवान जिसने ऑस्ट्रेलिया जाकर सिर्फ इसलिए पढ़ाई की क्योंकि उसके आदर्श अखिलेश यादव भी ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हैं। अखिलेश यादव ने मिलिट्री स्कूल से अनुशासन सीखा, लोहिया से राजनीति सीखी और ऑस्ट्रेलिया में रहकर विकासवादी सोच सीखी। और स्वरित अखिलेश से सीख लेकर अपनी कर्मभूमि उन्नाव के सफीपुर में लोगों की सेवा कर रहे हैं। अखिलेश यादव के आशीर्वाद से उन्नाव की सफीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने को इच्छुक स्वरित चौधरी इन दिनों खासे उत्साहित हैं। हो भी क्यों ना, अगर पॉलिटिक्स प्रोफेशन है तो यहाँ दलित परिवार से होने के बावजूद विदेशों में पढ़े लिखे स्वरित जैसे अंग्रेजी बोलने वाले, समाज को समझने वाले नौजवानों का प्रमोशन होना चाहिए। बीते 7 सालों में सफीपुर को संवारने में जुटे स्वरित चौधरी जैसे जनप्रतिनिधियों की सिर्फ सफीपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज की, हमारे साथ मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक और यहां से रहे सुधीर रावत जी, मंच पर हमारे साथ राम भवन कुरेल जी, जीतेन रावत जी, अर्जुन दिवाकर जी, मुनीश कुरेल जी से लेकर के हमारे सभी समाजवादी पार्टी के यहाँ पर उपस्थित नेता, जब मुझे कन्नौज से होकर के लखनऊ जाना पड़ता था, उस समय एक्सप्रेस वे नहीं बना था और बागरमाओ, मोहान, मियागंज वाली सड़क बहुत खराब हुआ करती थी। उस समय इसी सड़क से कई बार जाने का मौका मिला। इसलिए सफीपुर की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। जब पिछली बार रथ यात्रा से मैं आपके बीच में आया था, उस समय भी अपील की थी 2011-12 में आपके बीच में क्रांति रथ के माध्यम से पहुंचा था। उस समय जो आपने प्यार, सम्मान और समर्थन दिया था, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनी थी। मैं एक बार फिर समाजवादी विजय रथ लेकर के आपके बीच में आया हूं और इस बार फिर आपसे सहयोग और समर्थन मांगने आया हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि उन्नाव की जनता इस बार
समाजवादी लोगों की मदद करेगी और एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाल करके ऐतिहासिक जीत दिलाएगी। वैसे तो उन्नाव का बहुत पुराना इतिहास है। यहाँ बड़े बड़े साहित्यकार, कवि, क्रांतिकारियों को पैदा होने का मौका मिला, यहाँ पैदा हुए हैं। उन्होंने न केवल समाज को दिशा दी है, जरूरत पड़ने पे देश में एक संदेश देने का भी काम किया। ऐसे उन्नाव की जनता का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। ऐसे कहने को तो इस धरती को कहा जाता है कि कलम और तलवार की धरती है। जो कलम और तलवार की धरती है वो जानती है कि लोकतंत्र को बचाना है कि नहीं बचाना है। जो कलम की धरती वाले लोग हैं, तलवार की धरती वाले लोग हैं, जो अपना सम्मान जानते हैं, वो ये भी जानते होंगे कि जिनसे आज हमारा आपका मुकाबला है, अगर वो दोबारा सत्ता में आ गए तो इस संविधान को भी वो खत्म कर देंगे, संविधान बचेगा। इसलिए जहां किसानों को अपना सम्मान बचाना है, वही देश को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, बताओ आप संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? इसलिए कि जिनसे मुकाबला है बहुत बड़े झूठे लोग हैं। एक धरती पर एक हिटलर के जमाने में झूठ फैलाने वाला आया था। जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे, जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि हिटलर के जमाने में हिटलर का एक बहुत बड़ा प्रचारक था जो झूठा प्रचार करता था, जो हिटलर के साथ था। मैं समझता हूं आज धरती पर उसके बाद अगर कोई सबसे बड़ा झूठा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर उपस्थित है। अभी आजकल आप बहुत तस्वीरें देख रहे होंगे, टीवी पर भी और मोबाइल पर भी। एक तस्वीर बहुत देख रहे होंगे आप लोग, एक तस्वीर बहुत देख रहे होंगे आप अपने टीवी पर और मोबाइल पर भी, कि गंगा के उस पार जो कानपुर है उसमें एक बहुत बड़ा खजाना मिला है सरकार को। और इतना खजाना मिला है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद इतना बड़ा खजाना छापे में किसी को नहीं मिला होगा। जब 3 दिन में नहीं गिना गया, 3 दिन में नहीं गिना गया, आज तक भी रुपया गिना जा रहा है। अभी भी पैसा गिना जा रहा है वहां पर। बैंकों से रुपया गिनने वाली मशीन मंगाई गई, रुपया गिनने वाली मशीन मंगाई गई और वो मशीनें पैसा गिन रही थी। और जो गिना हुआ पैसा है वो बताया जा रहा है कि एक इत्र व्यापारी है जो समाजवादी पार्टी का संबंध रखता है, उसका पैसा है। ये बताया जा रहा है कि कन्नौज का इत्र व्यापारी है जो समाजवादी है, उसका पैसा है। लेकिन हमारे जागरूक भाइयों, हम आपसे कहना चाहते हैं, जिस समय सच्चाई सामने आएगी और जिस समय पैसे की हकीकत पूरा जानकारी होगी, तो वो रुपया अगर किसी का होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पैसा होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पैसा है और वो इसलिए छापा पड़ गया कि जिसके यहाँ पैसा निकला उसका नाम है पीयूष जैन।
और जिसने इत्र बनाया उसका नाम है पुष्पराज जैन। जब बीजेपी के लोगों ने कंप्यूटर पे नाम डाला, हमारा घरों में रखा पैसा सब जमा हो गया, किसी को नहीं मिला पैसा, सबका पैसा जमा करा लिया। जो पैसा वहां मिल रहा है वो सब नए नोट हैं, सब नए नोट हैं। और बताओ आप लोग अगर बैंक में जाओगे बिना सिफारिश के किसी को नया नोट मिलता है क्या? और जब गड्डी चाहिए हो तो बताओ सिफारिश करनी पड़ती कि नहीं करनी पड़ती? और जो नई गड्डी है उसमें बैंक का नाम भी है। तो हम तो बीजेपी के लोगों से कहेंगे ढूंढो कि किस बैंक से पैसा निकल करके आया है। अगर किसी का पैसा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पैसा है। जिस समय फोन कॉल निकलेंगे, सीडीआर निकलेगा, उस समय जनता को जानकारी हो जाएगी कि आखिरकार किसका पैसा है। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, सवाल पैसे का तो अलग है, पैसे का तो अलग सवाल है, लेकिन बीजेपी के लोग बताओ, आपने किसानों को भरोसा दिलाया था कि उनकी आमदनी दुगनी हो जाएगी, आय दोगुनी हो जाएगी। अभी आपने धान बेचा होगा, बताओ आपका धान लुट गया कि नहीं लुट गया? और जब आप खाद लेने गए होगे, लाइन में लगना पड़ा, आपको खाद नहीं मिली होगी। और अगर खाद मिली भी होगी, अगर खाद आप लेकर के आ गए होगे, तो जब घर आकर के देखा होगा तो 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया? बताओ, पेट्रोल 100 से पार हो गया कि नहीं हो गया? हो गया पार कि नहीं हो गया? और जो हमारे गरीब कभी कभी पकौड़ा बना लेते थे, सब्जी बना लेते थे, वो सरसों का तेल कहां पहुंच गया बताओ? जब हमारा किसान अपने खेत में सरसों पैदा करता है तो उसे सरसों की कीमत नहीं देते, और जब सरसों का तेल बाजार में आता है तो बताओ हमारे गरीबों को सरसों का तेल कितना महंगा खरीदना पड़ रहा है। और याद रखना, अभी तो डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, अभी जनवरी आने दो, 1 हफ्ते बाद आपके जूते और कपड़े भी महंगे हो जाएंगे। ये इंतजाम सरकार कर रही है। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री कुछ जानते ही नहीं है। हम लोग तो उन संस्कारों को जानते हैं कि अगर कोई बाबा हो, कोई योगी हो तो दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं। लेकिन बताओ ये बाबा योगी कैसे हैं? सुबह से झूठ बोलना शुरू करते हैं, और शाम आते आते वहां झूठ बोलते हैं। इतना झूठा बाबा, इतना झूठा योगी कहीं नहीं देखा होगा। कहीं आपने देखा इतना झूठा योगी? प्रिय जानवर बुल है, बुल। जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी प्रिय चीज है बुल। बताओ बुल है कि नहीं उनका प्रिय? हम हिंदी में इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि वो ज्यादा बुरा मान जाएंगे।